हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने में एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने अभी क्या बात किया, पाषाण कालों के बारे में। चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, चाहे वो मध्य पाषाण काल हो, चाहे वो नव पाषाण काल हो, उसी के अंतर्गत इसी श्रृंखला को हम लोग प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे अब नवपाषाण काल, जिसका कि अंत हुआ और उसके बाद कौन सा काल आया। तो वह काल है ताम्रपाषाण काल, अर्थात ताम्रपाषाण युग, अर्थात कैलोलिथिक एज या पीरियड। हम लोग बात करेंगे इसके अंतर्गत और समझने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे कि ताम्रपाषाण जो युग था ये क्या है, क्या था, और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में रहा, भारत के किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ, इसके साक्ष्य मिलते हैं, और इसके साथ ही साथ इसके कुछ फीचर्स की हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि देखिए, किसी भी चीज को समझने से पहले, किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर वो चीज है क्या, उसका मतलब क्या होता है। तो उसी के अंतर्गत मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी चीज का पहले अर्थ समझा जाए, और उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण युग अर्थात कैलोलिथिक एज, आखिर यह क्या है। तो दोस्तों, यदि अगर नाम में ही देखें, ताम्र अर्थात तांबा और पाषाण अर्थात पत्थर, अर्थात एक ऐसा युग था जिसमें कि तांबे के साथ ही साथ, अर्थात तांबा क्या है, यहां पर एक धातु है, और तांबे के साथ ही साथ पत्थरों के औजारों का भी प्रयोग किया जाता था। उस काल को, उस अवधि को, जिस के अंतर्गत हमारे इतिहासकारों को और हम लोग बांटकर अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कैलोलिथिक एज अर्थात ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि नवपाषाण काल एक पाषाण काल युग के अंतर्गत आता है, और चूंकि उसमें विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया गया, चाहे वो कॉर्टिजाइट पत्थरों से बने औजार हो, चाहे कोर वाले पत्थरों से बने हुए औजार हो, और नवपाषाण युग में भी हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के हड्डियों से बने हुए औजारों के भी साक्ष्य मिलते हैं। और इसी के अंतर्गत अगली जो श्रृंखला हम लोग को देखने को मिलती है, जब नवपाषाण काल जो खत्म हुआ उसके बाद जो काल प्रारंभ हुआ वह था हमारा ताम्रपाषाण काल, अर्थात जिस काल में तांबे के साथ ही साथ पत्थरों से बने औजारों का भी प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया। और दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में रहा, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका विस्तार यदि हम लोग देखिए तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में रहा, चाहे वो दक्षिण भारत का एरिया हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो, चाहे वो राजस्थान के कुछ क्षेत्र हो। और यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो हम लोग पाएंगे कि जिन जिन क्षेत्रों में ताम्रपाषाण से संबंधी जो पूरा स्थल पाए गए, साक्ष्य पाए गए, जिसके आधार पर ताम्रपाषाण युग को बताया गया, उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दक्षिण भारत हो, तो यहां पर ये जो विभिन्न स्थानों पर ये जो पाए गए ताम्रपाषाण युग से संबंधित विभिन्न साक्ष्य जो बताते थे कि ताम्रपाषाण युग के यहाँ साक्ष्य मिलते हैं, इसी में हम लोग देखते हैं कहीं हमें मालवा संस्कृति देखने को मिलती है, कहीं हमें जोरवे संस्कृति देखने को मिलती है, तो कहीं हम लोग को, जैसा कि हम लोग ने पाषाण काल के अंतर्गत नवपाषाण काल में हम लोग ने देखा था कि दक्षिण में पूरा का पूरा हमें नवपाषाण की एक संस्कृति देखने को मिलती है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण की संस्कृति भी देखने को मिलती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें तांबे के साथ ही साथ किसके बने हुए औजारों का प्रयोग किया जा रहा था, वो पत्थरों से बने हुए औजारों का। तो स्वाभाविक है कि इस समय जिस तरीके से नवपाषाण काल में कुछ स्थान पाषाण काल से संबंधित थे, उसी के अंतर्गत ताम्रपाषाण काल में भी कुछ काल, जिसमें कि दक्षिण भारत के अंतर्गत, चाहे वो आंध्र प्रदेश का एरिया हो, चाहे तमिलनाडु का एरिया हो, चाहे कर्नाटक का एरिया हो, जिसमें कि उतनूर, पयमपल्ली और कर्नाटक जैसे जो वहां के विभिन्न स्थान हो, चाहे पिकली हल हो, मास्की हो, जैसे ये विभिन्न स्थान जो थे, जहां पर इस काल से संबंधित जो साक्ष्य हमें नवपाषाण काल में भी देखने को मिले थे दक्षिण भारत में, और ताम्रपाषाण काल में भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये तो बात हुई विस्तार की, और प्रमुखतः हम लोग देखें तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग देखने को मिलता ही है। राजस्थान में चाहे वो इसका दक्षिण पूर्वी स्थान हो, और मध्य प्रदेश में
खासतौर से पूर्वी स्थान हो, पूर्वी मध्य प्रदेश हो और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी जो भारत है वहां पर इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके फीचर्स की, इनकी विशेषताओं की। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो हम लोग जानते ही हैं कि पाषाण काल से ही हम लोगों ने बात किया था, जो मनुष्य जो उस समय था वह एक आवास में रहता था, और आवास की यदि हम लोग बात करें तो वो कभी अस्थायी हुआ करता था, कभी अस्थायी हो जाया करता था। यह काल क्रम में विभिन्न युगों के अंतर्गत, विभिन्न पाषाण कालों के अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है, और यहीं पर हम लोग पाते हैं चूंकि इनकी विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग आवास की को देखें, इनकी जीविका को देखें और इसके सामाजिक जीवन को देखें तो हम लोग पाएंगे कि चूंकि नवपाषाण काल में भी इसके साक्ष्य मिले थे कि लोग अस्थायी तरह से रहने लगे थे, एक जगह टिक कर रहने लगे थे। ठीक उसी प्रकार से ताम्रपाषाण काल में भी हम लोग देखते हैं कि घास फूस से बनी हुई झोपड़ियों में रहने के साक्ष्य मिलते हैं। और खासतौर से ये जो लोग रहा करते थे ये किस तरह के इलाकों में रहा करते थे, अर्थात ये ग्रामीण थे या शहरी थी, तो हम लोग देखेंगे कि प्रमुखतया हम लोग को देखने को ये मिलता है। और साक्ष्य भी हमें बताते हैं ओवरऑल कि ग्रामीण संस्कृति के, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, ताम्रपाषाण युग के लोग ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए थे। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि यह घास फूस के बने हुए घर और कहीं कहीं कच्ची ईंटों के बने हुए घर, कमरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। और कुछ हद तक हम लोग देखें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है और साक्ष्य भी मिले हैं कि पक्की ईंटों से बने घरों में भी यह रहा करते थे। लेकिन यह जो चीज है, पक्की ईंटों से बने घर और एक बड़े व्यापक स्तर पर नगर नियोजन की जो कार्य प्रणाली थी वह हम लोग को हड़प्पा काल में दिखेगी, जब हड़प्पा एक परिपक्व अवस्था में आता हुआ देखने को मिलता है। अर्थात यह जो अवस्था है ताम्रपाषाण काल की युग की, यह हड़प्पा से पूर्व की अवस्था है। अर्थात इसमें जो घरों में यह रहा करते थे वो उतने बड़े और व्यापक पैमाने पर पक्की ईंटों के नहीं बना हुआ करते थे। लेकिन हम लोग जब हड़प्पा की बात करेंगे और जो हमारी अगली वीडियोस होंगी उसमें हम लोग देखेंगे तो वह पक्की ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे, इसके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर यह पक्की ईंटों से बने हुए घरों में रहते थे, इसका पूर्णता साक्ष्य नहीं मिलता है। अर्थात हम लोग देखें तो घास फूस से बनी हुई घरों में और कच्ची ईंटों से बनी हुई घरों में यह प्रमुखतया रहा करते थे। और चूंकि अब यह घरों में रहा करते थे तो दोस्तों स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति यदि रहता है तो उसको कहीं ना कहीं अपनी जीविका भी चलानी होगी, उसको अपना जीवन निर्वाह करना होगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा? कृषि, पशुपालन। और ये दोस्तों ये सामान्य विशेषता रही है, हम लोगों ने पाषाण काल के अंतर्गत इसको देखा ही। और यहाँ की यदि हम लोग बात करें कृषि और पशुपालन की तो हम लोग एक चीज पाएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पशुपालन के साक्ष्य भी इसके अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो सामाजिक जीवन से भी यह जुड़ा हुआ था। यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट करके समझने का प्रयत्न करेंगे। चूंकि यह जो काल था हम लोग देखें तो विभिन्न प्रकार के फसल तो थे ही थे और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की बर्तन थे, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। इसके साथ ही साथ सामाजिक जीवन के अंतर्गत इनमें धार्मिक आस्था को लेकर मान्यता थी। और हम लोग देखें तो चाहे हम लोग पशुपालन की बात करें, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, इन सभी जानवरों को ये पाला करते थे। और पाला करते थे क्यों? क्योंकि ये इनकी जीविका का साधन हुआ करते थे, इनसे ये अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन वहीं यदि हम लोग बात करें तो कुछ जो जानवर हुआ करते थे जैसे कि गाय, उनके दूध का उपयोग इनके द्वारा प्रमुखतः नहीं किया जाता था। प्रमुखतः यदि हम लोग देखें तो ये मांस का सेवन किया करते थे। अर्थात इनके द्वारा जो पशुपालन के अंतर्गत जो फायदे लिए जाने की बात है वह नहीं लिया जाता था, उनके प्रोडक्ट का उपयोग नहीं किया जाता था, बकायदा इसके बजाय वो मांस का उपभोग किया करते थे। और इसी के साथ ही साथ हम लोग बात करें तो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जो कि नॉर्मल है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे जौ हो, चाहे चावल हो, तो विभिन्न प्रकार के ये जो फसल हुआ करते थे इनका भी इनके द्वारा उपभोग किया जाता था इस काल में। और एक जो नई इस समय की जो विशेषता थी, इस युग की जो विशेषता थी वह थी दालों का। दालों का बड़े पैमाने पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्रारंभिक रूप से यह जो समय था उसमें दालों का प्रयोग इनके द्वारा उपभोग किया जाने लगा था। चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के दाल हो, उड़द की दाल हो, विभिन्न प्रकार के दालों का भी उपभोग किए जाने का साक्ष्य और विभिन्न फसलों के अंतर्गत इन
दालों का और विभिन्न फसलों का उपभोग किए जाने के साक्ष्य देखने को हम लोग को मिलता है। और पशुपालन के अंतर्गत यह घोड़े से परिचित नहीं थे। और यदि हम लोग दोस्तों बात करें तो यह जो काल था, चूंकि हम लोग देखें तो ये विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार था, तो इसके अंतर्गत इनके द्वारा मृद भांड अर्थात मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हुआ करते थे उनका भी इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था, चाहे वो काले रंग के हों, चाहे वो लाल रंग के हों, चाहे वो गेरुए रंग के हों। तो ये विभिन्न प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे यहां से हम लोग को प्रारंभिक रूप से देखने को मिलते हैं। और इन मिट्टी के बर्तनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को भी बनाया गया है, जो कि सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पक्ष है। क्योंकि इन मिट्टियों के बर्तन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के देवी देवता, खास तौर से मातृ देवी की मूर्ति को बनाया गया है। ये किस चीज के साक्ष्य देते हैं दोस्तों? यह बताते हैं कि यहां से कहीं ना कहीं ताम्र पाषाण काल में जो एक धार्मिक आस्था और धार्मिक पंथ के रूप में एक धार्मिक आस्था और मान्यता इस काल के लोगों की थी, जो ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए लोग हुआ करते थे। और वृषभ साण जैसे भी एक धार्मिक पंथ और प्रतीक इस समय हम लोग को देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ चाहे वो मातृ देवी की पूजा हो, चाहे वो अग्नि की पूजा हो, इत्यादि जैसी इनकी धार्मिक आस्थाएं इस काल से संबंधित थी, जो इनकी यह एक प्रमुख विशेषता थी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया ताम्र पाषाण युग की, कि आखिर ताम्र पाषाण युग क्या है, इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में रहा, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इनके कुछ फीचर्स के बारे में बात की। तो ये था आज का मेरा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, और जैसा कि लगातार मैं देख रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ भी रहे हैं और इंक्रीज भी हो रहे हैं, तो बस इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।